पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और इसके बाद मैदानी इलाकों में बड़ी जबरदस्त ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 1 डिग्री के करीब आ चुका है, यानी कि जमने की स्थिति में से महज कुछ कम। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी रेत की चादर अब बर्फ में तब्दील हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश और में। मैं हूँ आपके साथ अनिल राणा। आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली का पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मतलब स्थिति ऐसी है कि हवा अब दिल्ली वासियों की सांसें जमाने पर उतारू है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और ये हाल केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि राजस्थान के भी कई इलाकों में पारा इतना नीचे आ चुका है। राजस्थान में तो पारा इतना नीचे गिर चुका है कि पानी की बूंदें बर्फ में बदलती देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई उत्तरी भारतीय राज्यों में सर्दी चरम पर है और बच्ची खुची कसर पूरी कर रहा है कोहरा। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में ये आफत थमती नहीं दिख रही है। तो आज स्वदेश और की शुरुआत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ठंड कब तक लोगों के लिए जी का जंजाल बनने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस जमा देने वाली ठंड में लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए ये देख लेते हैं। बहुत गलन वाली ठंड है। लग रहा है कि ठंड जो है हड्डियों तक जा रही है। आप देख सकते हैं कोहा भी है। मैं नेपाल गया था घूमने के लिए बिहार से, वहाँ भी ठंड थी। यहाँ पे वापस आते कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। बहुत ठंड है यहाँ। ट्रेन पे भी तो और स्टेशन पे भी तो कोई व्यवस्था नहीं है अलाव उलाव की, इसलिए आना ही बहुत ज़्यादा ही है। मैं गोंडा से आ रही थी तो फिर ट्रेन में तो काफ़ी आराम मिला। फिर जैसे ट्रेन से मतलब मैं स्टेशन पे उतरी गोरखपुर, काफ़ी ठंडा था। ठंड में थोड़ा निकलना भी चाहिए और आराम से रहें, सेफ्टी रखें अपनी अपनी, ताकि ठंड से बचाव हो और कपड़े वपड़े पहन के रखें। ये ठंड काफ़ी पड़ रही है इस टाइम। इधर ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए काम की थोड़ी कमी आ गई है। ये तो कब मिलेगी ठंड से राहत, इस सवाल पर अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, डायरेक्टर जनरल IMD। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि कई जगह हमारी बातचीत होती रहती है, पर्सनली बात ये है कि जैसे दिल्ली में, देहरादून में, हिमाचल में, तमाम रिश्तेदारों के साथ, तो सबका एक ही कहना है कि इस बार बहुत ठंड है। क्या वाकई में इतनी ठंड है या सिर्फ उनको सिर्फ बात करनी है कुछ, इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ठंड है? आज की स्थिति देखें तो जो उत्तर भारत की मैदानी इलाका है, इसमें जो तापमान था वो लगभग 1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है सर्वनिम्न तापमान। इसका मतलब होता है कि उत्तर भारत के जैसे मैदानी इलाके हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इस सब इलाके में बहुत सारे हिस्सा में कोल्ड वेव कंडीशंस चालू रहा है। इसके साथ साथ आप सामान्य के साथ तुलना करेंगे तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे है। और दिन की बात करें, दिन में भी ऐसी स्थिति है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है यहाँ से भी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। और काफी इलाका में टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से कम है। सो इस हालात में हम इसको कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे डिक्लेयर किए हैं। मेरा बोलना है कि ना सिर्फ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन से, मगर कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस भी ट्रेवल कर रहा है। जो दिन और रात दोनों स्थितियां ऐसे कोल्ड कंडीशंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, सभी के लिए प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसलिए हम सावधानियां बरतना चाहिए। और आप पिछला दिन को देखें, ये कोल्ड डे और कोल्ड डे कंडीशंस लगभग लास्ट 7 डेज कंटिन्यू कर रहा है डिफरेंट स्पेल्स पे। और हमारा जो पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान के हिसाब से एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में अभी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एरिया में क्लाउड मास आ चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एरिया में क्लाउड मास है। इसकी वजह से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी टेम्परेचर कल सुबह राइज हो सकता है, मगर फिर भी कल सुबह कोल्ड डे और कोल्ड वेव कंडीशंस रहेगा, माने 7 तारीख को। इसके बाद टेम्परेचर में राइज होगा 4 to 6 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाके में और पहाड़ी इलाका में, क्योंकि इस कारण यही है कि काल के बाद, काल जो पश्चिम विक्षोभ का इम्पैक्ट रहेगा, इसके बाद भी और एक पश्चिम विक्षोभ 10 तारीख को आ रहा है। इसलिए लगभग 12 तारीख तक
आप टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होकर नॉर्मल या इसके आसपास हो सकता है। मगर जो कोल्ड डे कंडीशंस या कोल्ड डे कंडीशंस आज जारी है वो कल भी कुछ इलाके में देखने को मिलेगा। इसके बाद स्थिति में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। एक हफ्ता लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि अगर पहले की तुलना की जाए, पिछले 2-4 सालों की तुलना में और अब की तुलना में, क्या इस बार ज़्यादा ठंड पड़ रही है? ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उसकी वजह क्या मानी जाए इस बार? मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि इस बार ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, क्योंकि लगभग दिसंबर 18 तक टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहा था। कोई कोल्ड डे कंडीशंस कंट्री में नहीं था, कोल्ड डे कंडीशंस भी कंट्री में नहीं था। इसका नतीजा यही हुआ कि जो दिसंबर 2022 है ये 1901 से लेकर 2022 तक दिसंबर महीने का एवरेज टेम्परेचर देखेंगे, ये सबसे वार्मेस्ट ईयर था। सो जो हम अभी देख रहे हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि ये कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल्ड डे कंडीशंस है। ऐसे कोल्ड डे कंडीशंस हर साल हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो जनवरी महीना है वो कोल्डेस्ट मंथ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए। इसके बाद दिसंबर और फरवरी महीना होता है। इसलिए सबसे ज्यादा कोल्ड डे कंडीशंस 5 to 7 days 2-3 स्पेल्स में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हर साल देखने को मिलता है जनवरी महीना में। और ये जो स्पेल है ये सेकेंड स्पेल में, दिसंबर लास्ट वीक में एक स्पेल था और अभी जनवरी 2 के बाद ये स्पेल शुरू हुआ है और ये अभी चालू है। हमारा जो पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान के हिसाब से भी हम ये प्रेडिक्ट किया था कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर कुछ नीचे रह सकता है, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बाकी हिस्सा में जो जनवरी टू मार्च महीना है और जनवरी टू फरवरी महीना है, इसमें नॉर्मल टू एबव नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है। सर, किसानों के लिहाज से देखा जाए तो ये ठंड उनके लिए ठीक है या अभी उनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो जनवरी महीना होता है ऐसे भी कोल्ड वेव नहीं होगा तभी टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर भी दिल्ली का देखें तो टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर। सो इसलिए हम सभी को सावधानियां बरतना पड़ेगा, कोल्ड वेव है क्या कोल्ड वेव नहीं है। इतना नहीं, हमारा जो लाइफ स्टॉक है इसका भी हम देखभाल करना पड़ेगा ठीक से, जैसे कि कोल्ड में ये लोग प्रभावित ना हो। सो पहला कदम यही होता है कि कोल्ड वेव को बचाने के लिए हम लोग अच्छे कपड़े पहने और लेयर्स के साथ कपड़े पहने, जैसे बड़ी वार्म रहे। इसके साथ साथ गर्म के पानी लेना चाहिए और बाहर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, और जहां रहे वहां जैसे वार्म कंडीशंस रहे इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा जो सूचना जारी हो रहा है कोल्ड वेव के बारे में, और इसके लिए जो डूज एंड डोंट्स गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको हम पालन करना चाहिए। तो सभी मिलकर कोल्ड वेव का या ठंड की जो कंडीशन चल रहा है इसका मुकाबला करना चाहिए। सर, बारिश को लेके कुछ अनुमान है क्या अभी? किसके बारे में? बारिश जो WDR है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहे हैं, इसके प्रभाव में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में रेनफॉल या स्नोफॉल हो सकता है कुछ इलाका में। मगर मैदानी इलाका में जैसे कोई हमारा पूर्वानुमान नहीं है बारिश का। मगर जो तीसरा आपदा क्रिएट हो रहा है वो है कोहरा। डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस लगभग 2 हफ्ता हो गया ये चालू है उत्तर भारत में और पूर्व भारत में भी। और ये कंडीशंस में थोड़ा सुधार आएगा, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे वो फॉग कंडीशंस का इंप्रूवमेंट होगा। मगर फिर भी कल डेंस टू वेरी डेंस फॉग कुछ इलाका में उत्तर भारत और पूर्वी भारत में देखने को मिल सकता है। वो धीरे धीरे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आसपास आएगा और कंसेक्यूटिवली 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे, फॉग का इंटेंसिटी भी कम होगा। सर, एक चीज़ और यहाँ पे देखने को आ रहा है कि लोग कहते थे कि पहाड़ों में बर्फबारी पड़ी है, पहाड़ों में ठंडा है, उसका असर मैदानों पे है। लेकिन अभी थोड़ा उल्टा दिख रहा है, पहाड़ों में थोड़ा कम ठंड है, मैदानों में ज़्यादा ठंड नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, ये जो तापमान होता है ना, तापमान स्थान विशेष में माने प्लेस टू प्लेस वेरिएशन होता है। जो नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से पहाड़ी इलाका में टेम्परेचर कम होता है और
मैदानी इलाके में टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जब डे टू डे देखेंगे, जब विंड का पैटर्न चेंज होता है, अकॉर्डिंगली मैदानी इलाका में और पहाड़ी इलाके में टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का दिन देखें, आज का दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर को प्रभावित कर चुके हैं, इसलिए वो एरिया में आपका टेम्परेचर राइज होगा। मगर जो प्लेन एरिया है, जैसे राजस्थान है, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कि नॉर्थ मध्य प्रदेश है, कि ये सभी एरिया जैसे आप बोल रहे हैं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह, उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए वहां भी टेम्परेचर ऐसे ही फॉल टेंडेंसी रहा है। और कल इस सभी एरिया में राइजिंग टेंडेंसी हुआ टेम्परेचर। तो इस हिसाब से कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ सकता है जबकि पहाड़ी इलाका में टेम्परेचर ज्यादा होगा और मैदानी इलाके में टेम्परेचर कम हो सकता है। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपने मौसम विभाग को लेकर लोगों को इतना अलर्ट किया और उम्मीद जताई कि अब एक हफ्ते बाद उनको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, तो लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लें और एक हफ्ते तक अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, ताकि मौसम का उन पर कहर ना बरस सके, सर्दी के सितम से बच जाए। चलिए, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर भारत पर सर्दी के सितम फिलहाल थमने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुमान से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कंपाने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। आलम यह है कि दिल्ली की रातें शिमला से ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को देखते हुए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लंबी यात्रा के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली वालों को अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कल तक राजधानी के लोगों को शीतलहर से सावधान रहने की नसीहत दी है। दिल्ली के लोधी रोड में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.8 डिग्री पहुंच गया है, जिसके बाद इस इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। बता दें कि दिल्ली में पहले से येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली वालों को अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कल तक राजधानी के लोगों को शीतलहर से सावधान रहने की नसीहत दी है। दिल्ली के लोधी रोड में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.8 डिग्री पहुंच गया है, जिसके बाद इस इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। बता दें कि दिल्ली में पहले से येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली में तो लोग ठंड और शीतलहर का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन प्रदूषण ने भी राजधानी के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो गया है। कई जगहों पर तो AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। गुरुवार को PM10 का स्तर 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 2.5 का स्तर 148 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 5 साल के सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। खेत के कंटीले तारों पर बर्फ जमा हो गई है। शीतलहर की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है। हालात को देखते हुए कल तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डीएम ने नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 5 साल के सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। खेत के कंटीले तारों पर बर्फ जम गई है। शीतलहर की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है। हालात को देखते हुए कल तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डीएम ने नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर एमपी की राजधानी भोपाल में भी सर्द हवाओं ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी है। शीतलहर की वजह से लोग बामुश्किल घर से बाहर निकल पा रहे हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, भिंड, नीमच, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एमपी के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। एमपी की राजधानी भोपाल में भी सर्द हवाओं ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी है। शीतलहर की वजह से लोग बमुश्किल घर से निकल पा रहे हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, भिंड, नीमच, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एमपी के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।
चलिए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और खबरों की। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 7% की दर से बढ़ सकती है। केंद्रीय स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने अनुमानित आंकड़ा पेश किया है। जीडीपी ग्रोथ को लेकर ये अनुमान आरबीआई के अनुमान से ज़्यादा है। इन आंकड़ों की अहमियत को समझा रही हैं ET Now की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली बुसनूर मठ। आज शाम को जो डेटा आया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, वो सरकार की खुशखबरी है कि जो हम ग्रोथ कहते हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ इस साल का 7% आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टिमेट था 6.8%, उसके मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा एस्टिमेट हुआ है एडवांस एस्टिमेट्स में। और साथ के साथ जो हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, माने रियल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर में एस्टिमेट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, माने रियल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर में एस्टिमेट किया था 11.1%। लेकिन अभी जो आया है उसके मुताबिक 15.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो टैक्स रेवेन्यूज है, बजट में जो एस्टिमेट है उससे ज्यादा हमें सरकार को टैक्स रेवेन्यूज मिलेंगे। और इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि जो हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, माने एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रिसीव्स, वो नंबर कम हो जाएगा। एब्सोल्यूट नंबर में कम बेशक ना हो, फिर भी एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी कम होगा। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये था कि फिस्कल डेफिसिट इस साल 6.4% होगा, लेकिन फाइनल नंबर जो हो सकता है मेरे ख्याल से 6.1 या 6.2, लेकिन 6.4 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो मुश्किल टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी सक्सेसफुली अपना एक्सपेंसेस और अपना रिसोर्सेज अच्छी तरह मैनेज किया है। क्योंकि याद है कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट जो रिसीट्स है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस इन अ डिफिकल्ट ईयर बहुत ही कमेंडेबल रहा। चलिए इन अनुमान के बाद चीफ इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। ग्लोबल ग्रोथ की जो मेजर ड्राइवर जो कहते हैं वो भारत बन चुका है। हाँ, तो मैंने इसमें ये साल, अगले 3, 4, 5 साल इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा जितने बड़े डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनसे ज्यादा होगा। तो मेरा अंदाजा है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले अंकित की थी कि उनकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो करते जाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन गया है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देख रहे हैं बड़े टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं, तो होगा क्या कि इस बार का जो अगले साल, इस बार का तो हो गया है 14% नॉमिनल ग्रोथ, तो अगले साल करीब वो 14% से घट के 11% करीब नॉमिनल ग्रोथ होगा। और अब बात मेटल कंपनियों के लिए गुड न्यूज़ की करते हैं। मेटल स्क्रैप जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। इसके लिए स्टील मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं उनको जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल मेटल स्क्रैप पर जो मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जा सकता है, जिससे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उस पर बदलाव कर सकती है और इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल स्टील मंत्रालय ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है जिसमें इस बात की मांग की है कि मेटल स्क्रैप पर जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करते हुए इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाई जाए, ताकि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर पाएँ। मौजूदा स्ट्रक्चर में हो ये रहा है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से मेटल स्क्रैप खरीद करने पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो है वो नहीं कर पा रही हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव भेजा गया है। और ख़ास बात ये भी है कि जो स्टील कंपनीज़ हैं वो जो मेटल स्क्रैप है उसका रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लिहाजा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने से स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एडवाइजरी ग्रुप है सेकेंडरी स्टील के ऊपर, उसकी बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई है। वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है और अभी वित्त मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, समीक्षा हो रही है और एक बार जब सहमति बन जाएगी फिर इसे जीएसटी काउंसिल के पास विचार करने के लिए भेजा जाएगा।
हवाई सफर में हंगामा करने वाले मुसाफिरों से निपटने के लिए डीजीसीए ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में एक पैसेंजर के अभद्र व्यवहार से मचे बवाल के बाद अब एविएशन वॉचडॉग डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस के हेड ऑफ ऑपरेशंस को एक एडवाइजरी जारी करी है और साफ तौर पे कहा है किस तरीके से अनरूली पैसेंजर या फिर सिचुएशन अगर क्रिटिकल होती है तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है। सभी की भूमिकाओं को लेकर के एडवाइजरी जारी करी है। इसमें पायलट की, कैबिन क्रू की और साथ ही साथ डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विस की क्या भूमिका रहेगी और वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को, अनरूली पैसेंजर को टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में एडवाइजरी जारी की गई है। मसलन पायलट को लेकर के साफ तौर पे कहा गया है कि पायलट वो पोजीशन होल्ड करता है जो पैसेंजर और साथ ही साथ कार्गो की सेफ्टी का जिम्मेदार होता है। लिहाजा उसको ये समझना होगा कि क्या कैबिन क्रू अनरूली पैसेंजर को, उस स्थिति को कंट्रोल कर सकती है या नहीं, और अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो सबसे पहले तुरंत एयरलाइन के कंट्रोल सेंटर में सूचना देनी होगी। यही नहीं, जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड होता है तो एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी के पास एफआईआर लॉन्च करेगा। यही नहीं, कैबिन क्रू को लेकर के भी एडवाइजरी है कि वो सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन से समझा बुझा करके मामले को शांत करने की कोशिश करें, लेकिन अगर सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो जो कंट्रोल डिवाइसेस फ्लाइट में मौजूद होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनरूली पैसेंजर है उसको बार बार बताएं कि उनके गलत व्यवहार के क्या नतीजे हो सकते हैं, किन बुरे नतीजों का उनको सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विस है या फिर पायलट या कैबिन क्रू, तो कुल मिलाकर के हेड ऑफ ऑपरेशंस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार जितने भी संबंधित लोग होते हैं जो फ्लाइट संचालन में जिनकी अहम भूमिका होती है उनको सेंसिटाइज करें, उनको ये बताएं कि अनरूली पैसेंजर या इस तरीके की विकट स्थिति में कैसे वो टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से वो स्थिति को काबू में ला सकते हैं। तो एक एडवाइजरी यहां पर डीजीसीए ने जारी करी है, लेकिन जो उसका लहजा था उसमें यह साफ झलक रहा था कि अगर आने वाले समय में उनके इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, एडवाइजरी का पालन नहीं किया जाता है, तो डीजीसीए एनफोर्समेंट एक्शन भी ले सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के मामले में डीजीसीए ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद डीजीसीए की ओर से एयर इंडिया स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में जिस तरह एक महिला के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ है उसको लेकर के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। अकाउंटेबल मैनेजर, डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज और न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट को ऑपरेट करने वाले सभी पायलट और साथ ही साथ केबिन क्रू मेंबर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। 2 हफ्ते का समय दिया गया है जिनमें इन सभी लोगों को अपना जवाब देना होगा 2 हफ्ते के भीतर डीजीसीए को, और अगर जवाब संतोषजनक नहीं पा जाता है तो बहुत संभव है कि डीजीसीए इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन डीजीसीए का जो एक्शन अभी जो नजर आ रहा है, अगर इसके साथ में डीजीसीए का पूरा बयान देखें तो उसमें साफ तौर पर ये बात निकल के आ रही है कि एयर इंडिया ने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया वो सही नहीं था। डीजीसीए ने टिप्पणी करी है कि जिस तरीके से पूरे मामले में कैबिन क्रू या पूरे एयरलाइन के स्टाफ ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो एक सिस्टमैटिक फेलियर को दर्शाता है। यही नहीं, एक अनरूली पैसेंजर का ऑनबोर्ड फ्लाइट में जिस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए या जो जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो भी यहाँ पर उसकी अनदेखी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के एयर इंडिया का जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है पूरे मामले पर, इस पर असंतोष रवैया डीजीसीए का यहाँ पे दिख रहा है और शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। हालांकि बाद में एयर इंडिया के सीईओ ने जो लेटर जारी किया है अपने सभी स्टाफ को, उसमें ये बात कहा गया है कि इंटरनल कमेटी का गठन किया गया था एयर इंडिया की तरफ से, जिसने जांच भी करी है, लेकिन आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए भी बाकायदा एक इंटरनल कमेटी का गठन किया गया और वो ये देखेगी कि कैबिन क्रू ने कहां पर उससे चूक हुई है, किन नियमों की अनदेखी हुई है, उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन भविष्य में ऐसी हरकतें और ना हो उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स जारी किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के एयर इंडिया की साख पे बट्टा लगा है, लेकिन यहाँ पर एविएशन मंत्रालय की तरफ से साफ ये संदेश नजर आ रहा है कि वो इस पर बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है और जो भी एक्शन होगा वो एक क्लास एक्शन की तरीके से देखा जा सकता है, जिसमें सभी एयरलाइन को एक कड़ा संदेश जाएगा कि इस तरीके के मामले में किसी भी तरीके से लचीला रवैया नहीं अपनाया जा सकता और अनरूली पैसेंजर को बिल्कुल भी किसी तरीके से छूट या रियायत नहीं दी जा सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन से इंपोर्ट होने वाले खिलौनों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत सभी बड़े एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल और बिग टॉयज बाजार पर छापेमारी की गई है। इसमें बिना BIS मार्क के खिलौनों को जब्त किया गया है। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर दीक्षित।
चाइना से भारत में जो खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं वो भी गलत तरीके से, उसके खिलाफ सरकार सख्त है। यही वजह है कि पिछले 2-3 दिन से सरकारी संस्था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लगातार देश के जितने भी अहम एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट है, यहां तक कि शॉपिंग मॉल और बड़े जो खिलौना बाजार है वहां पर छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है, ताकि ऐसे जो खिलौने जिसपे मेड इन चाइना है, जो गलत तरीके से भारत में इंपोर्ट होकर के आए हैं, या जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के खिलौने हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको जब्त किया जाए। और यह कार्रवाई पिछले 2-3 दिन से चल रही है और BIS का माने तो अगले 1 महीने तक यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुल मिलाकर के जो घटिया क्वालिटी के खिलौने भारत में आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, विशेषकर जो चाइना से आ रहे हैं इलीगली, उसके खिलाफ सरकार सख्त है। अगर पूरे नियमों के तहत देखें तो पिछले साल BIS की तरफ से किसी भी चाइनीज फर्म को ये इंपोर्ट लाइसेंस नहीं दिया गया है कि वो भारत में अपना खिलौना बेच पाएं या फिर यहां पर वो भेज सकें। और बिना लाइसेंस के अगर भारत में खिलौना आ रहा है किन्हीं भी अन्य कारणों से, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि कई बड़े ही दिलचस्प जरियों से, मतलब किसी चॉकलेट के साथ में कोई खिलौना अटैच करके, इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना करके भारत में ये खिलौने आयात किए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और इस तरीके की सूचना मिलने के बाद में BIS अब लगातार कई जगहों पर रेड कर रही है। जिन जगहों पर रेड की जा रही है उसमें आपको बता दें, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे महानगरों के जो एयरपोर्ट हैं, यही नहीं जो सी पोर्ट है, बड़े बड़े बंदरगाह है, वहां जैसे मुंबई में या गुजरात में जो बंदरगाह है, वहां से जो इंपोर्ट हो रहा है सामान, वहां पर भी रेड की जा रही है। जो शॉपिंग मॉल है, जहां पर बड़े खिलौने की दुकान है, जहां इसके अलावा जो खिलौने के बड़े बाजार हैं, वहां पर रेड की जा रही है। तो कुल मिलाकर के चूंकि अब चाइना के किसी फर्म को भारत में खिलौना भेजने का लाइसेंस नहीं है, लिहाजा ऐसे में कोई दुकानदार या कोई विक्रेता जिसके पास मेड इन चाइना खिलौना मिल रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। सरकार का यही कहना है कि भारत में बने खिलौनों को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। और यहां पर खिलौनों की क्वालिटी में भी BIS के मानक जारी होने के बाद लगातार सुधार हुआ है। लिहाजा इस तरीके के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के इंपोर्ट और चाइनीज खिलौनों के इंपोर्ट पर सरकार की निगाह है और वो इस पर रोक लगाने के लिए इस तरीके का कड़ा एक्शन आगे भी लेते रहेंगे। चलिए, फिलहाल स्वदेश और में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हवाई सफर यानी टेंशन फ्री और चंद ही घंटों में अपने मंजिल पर पहुंचने का कूल अनुभव। तमाम एयरलाइंस का मोटो भी यही होता है कि वो अपने पैसेंजर्स को एक वर्ल्ड क्लास अनुभव दें। लेकिन जब हवाई सफर में कुछ मूडी मुसाफिर खड़ा कर देते हैं बखेड़ा, तो फिर आराम भरे सफर में मच जाता है कोहराम। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। हाल ही में हवाई सफर में हुए हंगामे की 2 ऐसी ताजा तस्वीरें सामने आई जो खबरों की सुर्खियां बनी। न्यूयॉर्क से दिल्ली और पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट्स में नशे में धुत पैसेंजर्स के हंगामे की वजह से काफी बखेड़ा अब खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट का मामला तो 26 नवंबर का था, लेकिन ये काफी देर से लोगों के सामने आया। दूसरी घटना 6 दिसंबर की है। सवाल यह है कि ये मामले इतनी देरी से क्यों सामने आए। DGCA की गाइडलाइंस के मुताबिक आरोपी पैसेंजर्स पर फ्लाइट से उतरते ही तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या जानबूझकर इस मामले में, इस केस में लीपापोती की कोशिश हो रही है? मुंबई के आरोपी पैसेंजर्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। DGCA ने एयर इंडिया के स्टाफ से जवाब मांगा है। आज के शो में हम इस लीपापोती और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर DGCA का नियम क्या कहता है, प्रोटोकॉल जो मिड एयर उसमें इस तरह की जब घटनाएं आए तो प्रोटोकॉल क्या कहता है। क्या बेसिक ह्यूमन बिहेवियर की अनदेखी इन केसेस में हुई है? आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद लौट कर आकर इस पर चर्चा करेंगे। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत उठता है और बुजुर्ग महिला के ऊपर यूरिन कर देता है। बीच हवा में एक इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर इस तरह की घटना की किसी ने कल्पना नहीं की थी, मगर ऐसा हुआ।
और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट में शर्मनाक घटनाएं, दोनों में 10 दिन का अंतर था। पहली घटना 26 नवंबर को हुई तो दूसरी 6 दिसंबर को। दोनों ही घटनाएं बिजनेस क्लास की महिला यात्रियों के साथ हुई। बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। आरोपी का नाम शेखर मिश्रा है, जो मुंबई का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 45 साल है। दोनों ही मामलों पर डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने कहा कि इस पूरे मामले में एयरलाइन गैर पेशेवर रहा। हालांकि एयरलाइन भी एक्शन में है, मगर सवाल उठता है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे लगाई जाए। क्या कहते हैं डीजीसीए के नियम और किस तरह से इस पर होगा एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि आखिर पूरा मामला है क्या और कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो इस वक्त सुर्खियों में हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, एयरलाइन अपना पक्ष किस तरह से रख रही है और क्या जो एक्शन नजर आ रहा है उसमें एक्शन है भी। न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में जिस तरह एक महिला के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ है, उसको लेकर के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। अकाउंटेबल मैनेजर, डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज और न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट को ऑपरेट करने वाले सभी पायलट और साथ ही साथ केबिन क्रू मेंबर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। 2 हफ्ते का समय दिया गया है जिनमें इन सभी लोगों को अपना जवाब देना होगा 2 हफ्ते के भीतर डीजीसीए को। और अगर जवाब संतोषजनक नहीं पा जाता है तो बहुत संभव है कि डीजीसीए इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन डीजीसीए का जो एक्शन अभी जो नजर आ रहा है, अगर इसके साथ में डीजीसीए का पूरा बयान देखें तो उसमें साफ तौर पे ये बात निकल के आ रही है कि एयर इंडिया ने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया वो सही नहीं था। डीजीसीए ने टिप्पणी करी है कि जिस तरीके से पूरे मामले में कैबिन क्रू या पूरे एयरलाइन के स्टाफ ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो एक सिस्टमैटिक फेलियर को दर्शाता है। यही नहीं, एक अनरूली पैसेंजर का ऑनबोर्ड फ्लाइट में जिस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए या जो जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो भी यहाँ पर उसकी अनदेखी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के एयर इंडिया का जिस तरीके का रिस्पांस रहा है पूरे मामले पर, इस पे असंतोष रवैया डीजीसीए का यहाँ पे दिख रहा है और शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। हालांकि बाद में एयर इंडिया के सीईओ ने जो लेटर जारी किया है अपने सभी स्टाफ को, उसमें ये बात कहा गया है कि इंटरनल कमेटी का गठन किया गया था एयर इंडिया की तरफ से, जिसने जांच भी करी है। लेकिन आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए भी बाकायदा एक इंटरनल कमेटी का गठन किया गया है और वो ये देखेगी कि केबिन क्रू ने कहां पर उससे चूक हुई है, किन नियमों की अनदेखी हुई है, उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन भविष्य में ऐसी हरकतें और ना हो उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स जारी किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के एयर इंडिया की साख पे बट्टा लगा है, लेकिन यहाँ पर एविएशन मंत्रालय की तरफ से साफ ये संदेश नजर आ रहा है कि वो इस पर बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है और जो भी एक्शन होगा वो एक क्लास एक्शन की तरीके से देखा जा सकता है, जिसमें सभी एयरलाइन को एक कड़ा संदेश जाएगा कि इस तरीके के मामले में किसी भी तरीके से लचीला रवैया नहीं अपनाया जा सकता और अनरूली पैसेंजर को बिल्कुल भी किसी तरीके से छूट या रियायत नहीं दी जा सकती। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले में लगातार डीजीसीए का सख्त रवैया जो टिप्पणी की है वो वाकई गौर करने वाली बात है। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक विशेष पैनल इस वक्त शो में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं कैप्टन अमित सिंह, जो कि पूर्व पायलट भी रह चुके हैं और फाउंडर हैं सेफ्टी मैटर फाउंडेशन से। इसके अलावा सनत कौल साहब हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट और इंटरनेशनल फाउंडेशन एविएशन एरोस्पेस एंड ड्रोन्स के फाउंडर हैं। इसके साथ ही जाने माने एविएशन लॉयर एडवोकेट सरोज दमानिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कैप्टन अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डीजीसीए की टिप्पणी में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि जो तरीका अपनाया जाना चाहिए था, जो बिहेवियर वहाँ पर केबिन क्रू का पायलट का होना चाहिए था, वो ठीक नहीं था। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि बहुत सारे जो बेसिक बिहेवियर के प्रोटोकॉल हैं, बेसिक बिहेवियर की जो उम्मीद की जाती है सर्विस सेक्टर से किसी यात्री के प्रति जो खुद ट्रॉमा में है, वहाँ पर अनदेखी की गई है।
आप बताएं, आपकी पहली टिप्पणी, आप इस पूरी घटना में क्या चूक देखते हैं, किस तरह का बर्ताव होना चाहिए था, कहां गलती की गई, और अब इस मामले को, क्योंकि आप सभी इस मामले को बहुत विस्तार से डिस्कस कर रहे होंगे, आप लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है? कि ये जो इंसिडेंट है ये पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में इसी फ्लाइट पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, फिर पेरिस दिल्ली में हुआ है और अभी जाके हुआ है। सो एयर इंडिया का क्रू जो है उनका बिहेवियर, उन्होंने प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया, रिपोर्ट करने का प्रोसीजर, उससे पहले जो पैसेंजर है उसको अल्कोहल सर्व करने का प्रोसीजर बिजनेस क्लास में। सो उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि अगर आप देख रहे हो कि कोई पैसेंजर अपना अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाएगा या नहीं कर रहा, उसको तुरंत ही उसकी सर्विस बंद कर देनी चाहिए, और उसको अगर वो न्यूसेंस बन रहा है दूसरों के लिए तो उसको अलग कर देना चाहिए। सो ये सब प्रोसीजर्स हैं और एयर इंडिया का क्रू काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इन मामलों में। तो सोचने वाली बात है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। इसके लिए हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा रूट कॉज के लिए। हम ऊपर ऊपर देखते हैं कि किसने गलती की और कैसे उसको पनिश किया जाए। तो अगर आपने प्रिवेंट करना है कि अगली बार नहीं हो तो आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा। अगर आपका काम यही है कि गिल्टी किसी को ब्लेम करना है, किसी को पकड़ के ब्लेम करो, तो सीधा क्रू तो वहां पे है ही ब्लेम करने के लिए। मगर आप रूट कॉज देखो, रूट कॉज में इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग कल्चर। आपके एयरलाइन में क्या कल्चर है, आप रिपोर्ट करते हो, छोटी से छोटी चीज रिपोर्ट करते हो या चीजें छुपाते हो। यहाँ पे ये दिखता है कि यहाँ पे चीजें छुपाने का कल्चर चल रहा है, कि उनको पता है कि आगे जाके पिछले इंसिडेंट्स में कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप इंसिडेंट रिपोर्ट करोगे, जैसे कोई आम आदमी भी कोई क्राइम रिपोर्ट करता है तो आपको थाने जाना पड़ेगा, 6 घंटे वहां स्पेंड करना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगा। उसके बाद आप देखोगे कि वो जो अक्यूज्ड है वो छूट गया है, फ्रीली घूम रहा है। तो आप अपने आप से पूछोगे, बाकी लोगों से पूछोगे कि हम इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, इसके बजाय कि आप दूसरा। तो वो एयरलाइन का जो कल्चर है कि एयरलाइन मदद करेगी अपने स्टाफ को ताकि वो रिपोर्ट करें और प्रिवेंट करें, तो वो पूरा माहौल ठीक नहीं है रिपोर्टिंग का। इस वजह से लोग अपने तरीके बना लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज करा देंगे, आप ये बात ही खत्म करो ताकि सब खुशी खुशी घर जाएं। तो ये है इनका रिपोर्टिंग कल्चर, द कल्चर इन द एयरलाइन प्रिवेलिंग। सो इस वजह से जो बात है वो बार बार होती जा रही है। तो अगर हम देखें तो कैबिन क्रू, द पायलट है, पायलट के पास ऑप्शन होता है कि अगर आप न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किए, ऐसा कुछ हुआ 2-3 घंटे बाद, तो बाकायदा एयरपोर्ट्स होते हैं, आप एयरपोर्ट में जाके लैंड करो। बट पायलट क्यों नहीं लैंड करता? क्योंकि उसके बाद लैंडिंग के बाद प्रोसीजर्स इतने होते हैं, प्लस हमारे जो रेगुलेशंस हैं, DGCA के रेगुलेशंस हैं, जो इंडिया ने ट्रीटी साइन की है, कन्वेंशन साइन किए हैं, वो बहुत पुराने हैं। दुनिया में जो अभी कन्वेंशन चल रहे हैं 2014 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑन अनरूली पैसेंजर्स, वो इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है। सो अगर एक जहाज बाहर से आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जहाज बाहर से आता है और उसमें यही घटना होती है, तो आप उस आदमी को लीगली कुछ नहीं कर सकते। ही कैन वॉक आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट स्कॉट फ्री। दैट इज द लीगैलिटी, बिकॉज इंडिया ने वो ट्रीटी साइन नहीं की है। सो DGC के रेगुलेशंस इतने विम्सिकल हैं कि वो अपने तरीके से बनाते हैं। ये नहीं कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉलो करें। और जो अपडेट्स आ रहे हैं रेगुलेशन में, दुनिया कहाँ जा रही है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स में डेटा है, हम अपना डेटा ना रिकॉर्ड करते हैं ना यूज करते हैं। सो जो इन फ्लाइट हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो डबल हो रही है बिटवीन 2014 और 17 के बीच में। ये चीजें बढ़ती जा रही है, अनरूली पैसेंजर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और बजाय कि तकनीकी इमरजेंसी हो, उससे ज्यादा ये अनरूली पैसेंजर केसेस हो रहे हैं। तो DGCA के रूल्स रेगुलेशंस अभी इक्विप नहीं है ये हैंडल करने के लिए। अभी जो ICAO जो UN रेगुलेटर है, उसने नए रूल्स इशू किए हैं ताकि आप इमीडिएटली फाइन कर सको, और इम्प्रिजनमेंट इमीडिएटली आफ्टर द फ्लाइट हैज फिनिश्ड, जैसी फ्लाइट खत्म होती है। सो आपको अपने कैबिन क्रू को एम्पावर करना पड़ेगा, उनको ये भरोसा देना पड़ेगा कि आप अगर कुछ एक्शन लोगे तो मैनेजमेंट और DGCA उनके पीछे है, रेगुलेशंस बने हुए हैं।
तो यहाँ पे ये खामियां हैं हमारे सिस्टम में कि अगर कोई कैबिन क्रू या कप्तान ही ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो उसको आगे जाके मन में ये रहता है कि कहीं मेरे अगेंस्ट कोई फिर काम ना करे। तो अगर आपको भरोसा है कि आपको प्रोफेशनली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी नौकरी को कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप क्यों नहीं करोगे। सो यहाँ पे इंडिया में रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है। दैट इज द बेसिक इशू। एक चीज सनत सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, और इस पूरे केस में ये देखा गया कि जो बदसलूकी कर रहा शख्स था उससे समझौता करने का भी दबाव बनाया गया, और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि हम जब एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, एक तो आप उस महिला पैसेंजर को अपग्रेड करने की बजाय आप उसको डाउनग्रेड करते हैं और उस पर समझौते का दबाव बनाते हैं। किस तरह से इसे देखा जाए, और ये वाकई पूरे सर्विस सेक्टर पे एक धब्बे के समान है? देखिए, मैं ये सबसे पहले कहूंगा कि मैं कैप्टन अमित सिंह से सहमत नहीं हूं। मेरे साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि 2004 के करीब मैं न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था। मेरे साथ ही बैठा था एक पैसेंजर जो शराब पी पी के मुझसे ज्यादा बकवास करने लगा, मुझसे पूछने लगा आप क्या करते हो, क्या ये वो। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझसे अब ज्यादा बात नहीं करिए, मैं सो रहा हूँ। मैं सो गया। वो जब मैं उठा तो तब भी वो शराब पी रहा था, उसने और शराब मांगी और फिर और कुछ करने लगा। तो उसको कहा गया, क्रू ने आके कहा कि आपको शराब और नहीं मिलेगी। वो शोर मचाने लगा कि मैं पैसेंजर हूँ, मुझे एंटाइटलमेंट है, जितना पीना चाहूँ पीऊंगा, कर नहीं, आपको नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने एक नोट बनाया और सब उस फर्स्ट क्लास कैबिन में सबसे साइन कराया कि ये आदमी ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है। सबने साइन किया और उसके बाद उसको शराब नहीं मिली। अब ये जो प्रैक्टिस थी जो एयर इंडिया में ही थी, इस बार नहीं, यहाँ प्रैक्टिस अब नहीं हो रही है। अब जितनी चाहते हैं वो शराब पी रहे हैं, शराब पी के मिसबिहेव कर रहे हैं। अनरूली और डिसरप्टिव पैसेंजर के ऊपर आईक्यू ने भी किया हुआ है, डीजीसी ने भी किया हुआ है। कैप्टन द कमांडर ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसके पास राइट है वो टावर को इन्फॉर्म करे, उसको कहिए है। ये दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि आईक्यू के रूल्स क्या है, दूसरा ये जो है जहां फ्लाई कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल हाई सीज पे फ्लाई कर रहे हैं, एयर इंडिया एक इंडियन एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरलाइन है, उसके अंदर जो भी पैसेंजर्स है वो इंडियन लॉज के अंदर आते हैं। वो तभी भी पुलिस का कंप्लेन कर सकते हैं कि हाई सीज पे ये कर रहा था, बदतमीजी हुई है, और उस पैसेंजर के अगेंस्ट पुलिस, जब वो दिल्ली में लैंड करे, पुलिस शुड बी देयर। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी या टावर अथॉरिटीज अपना नहीं काम करते वो अलग बात है, पर हमें ये नहीं पता है कि कमांडर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, अपने हेडक्वार्टर जिससे उसका वायरलेस कनेक्शन है वो इन्फॉर्म किया नहीं किया कि यहाँ ये बदतमीजी हो रही। तो इसमें क्रू और की जरूर बहुत कमी आ गई है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, और शराब पीने के वक्त जितना शराब चाहते हैं उतने पीने दे रहे हैं। और जो मैंने बताया ये 2004 में एयर इंडिया में हुआ था कि जब रोक दिया था एक पैसेंजर को जो ज्यादा पी के बकवास करने लगा था। तो ये अब क्यों नहीं प्रैक्टिस हो रही है, इसका कोई रीजन नहीं है। इसका कोई रीजन नहीं है कि जब एयर इंडिया में एक अच्छी खासी प्रैक्टिस थी कि वो शराब पीने, एक बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में पैसेंजर को मना कर रहे थे कि आपने बहुत पी लिया और नहीं मिलेगी, अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे थे। तो इसमें कमियां तो मेरे हिसाब से एयरलाइन की है। एयरलाइन को अपना देखना चाहिए इंटरनल प्रॉब्लम क्या है कि क्यों अलाउ किया और फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे आप रिपोर्ट बनाइए, आप इन्फॉर्म करिए कि इसने ये किया, ये पेशाब करना, यूरिनेटिंग ऑन अ पैसेंजर, इससे ज्यादा बदतमीजी क्या हो सकती है। और उससे पहले भी हमने देखा है, अब वो जैसे थाई एयरलाइन, थाईलैंड की एयरलाइन में हुआ, वो इंडियन पैसेंजर ही थे, पर थाईलैंड उनके खिलाफ खास नहीं कर सकता, इंडिया उनके खिलाफ नहीं कर सकता, थाईलैंड कर सकता है क्योंकि वो थाई एयरलाइन पे थे, और जो इंडियन एयरलाइन पे थे उस पर कर सकता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये एयरलाइन के ऊपर पड़ता है। तो कमांडर जो है एयरक्राफ्ट के, वो लाइक कैप्टन ऑफ द शिप, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है और उसको इन्होंने नहीं किया।
थैंक यू। वाकई सरोज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस पूरे मामले में। जिस बात को मैं देख रहा हूँ कि इस मामले में सेटल करने की बड़ी कोशिश की गई, इस पूरे केस को बीच हवा में ही रफा दफा करने की कोशिश की गई और यही वजह थी कि इतने समय बाद ये केस सामने आया। क्या ये कोशिश इसलिए होती है कि जो एयरलाइन कंपनी है वो किसी तरह के जो लीगल लफड़े हैं उसमें नहीं जाना चाहती, या ये एक तरह की ट्रेनिंग का अभाव है जो कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस में जिस तरह का बिहेवियर की उम्मीद की जाती है उसको उस तरह के बिहेवियर नजर नहीं आता? देखो, जब तक अपना जो कानून कहता है सब्जेक्ट के ऊपर, हर कैप्टन को, हर क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है बिफोर द फ्लाइट और ऑफ कोर्स व्हेन दे बिकम क्रू। एंड यूजुअली एयर इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स दे आर डूइंग, सो दे ऑफ कोर्स ज्यादा करके सीनियर क्रू ही होते हैं जो ये फ्लाइट्स होता है। और स्पेसिफिकली क्रू मेंबर्स ऑन एरोस्टेसिस भी जो अटेंड करती है बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को, ऑलवेज सीनियर मोस्ट कैबिन क्रू होता है। तो ये जो इन्होंने बिहेवियर किया हुआ है और जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया हुआ है, अपना अनरूली पैसेंजर को हैंडल करने के लिए एक प्रोटोकॉल लेट डाउन है। भले अपना कानून जूना है पर कानून में प्रोटोकॉल लेट डाउन है। वो क्या बोलता है, कैरेज बाय एयर रेगुलेशन जो है उसके अंदर लेट डाउन है कैसा हैंडल करना है एक अनरूली पैसेंजर को। सबसे पहला उसके अंदर सिंपल चीज है कि अनरूली पैसेंजर को दूसरे पैसेंजर से अलग किया जाना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, उससे बोलते हैं। ये केस में हम देख रहे हैं इनको आइसोलेट करने के जगह उनके सामने बिठाया गया, उनको बोला गया कि भाई अपना मैटर सेटल कर लो, यही हम लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जबकि उनकी लेडी की कंप्लेंट जो आई है वो कंप्लेंट में साफ लिखती है कि भाई मेरे को उनसे बात भी नहीं करना था, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। ऑफ कोर्स ऐसा इंसिडेंट होने के बाद कौन चाहेगा कि भाई जो अक्यूज्ड हो उसकी शक्ल भी देखे, उसके साथ बैठे। और तो एयर इंडिया के जो क्रू मेंबर्स ने ये जो सेटलमेंट कराने की कोशिश की है या जो बोल रहे हैं कि हमने सेटल कर दिया मैटर, ये टोटली इलीगल है, टोटली कानून के खिलाफ है। ये लोग खुद की खाप पंचायत बिठा दिए थे प्लेन के अंदर कि भाई तुम सामने बैठो, ये मैटर खत्म करो। ये कोई रूल नहीं, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है जो कोई एयरलाइन को दी जाती है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ पुअर ट्रेनिंग, बिकॉज ये लोग पूरे प्रॉपर्ली ये लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहते थे। ये बेसिकली काम चोरी करना चाहते थे। इनको प्लेन लैंडिंग होने के बाद उनको कंप्लेंट नहीं फाइल करनी थी कि उन्हें भी पता है कि अगर ऑफ कोर्स इंडिया में लीगल प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब नहीं है कि तुम फॉलो नहीं करोगे। जो प्रोसीजर था कि लैंडिंग के ऊपर पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए था। आज क्या हो रहा है, वही पैसेंजर जो अनरूली पैसेंजर था खुला घूम रहा है। आज वो दूसरे फ्लाइट्स में घूम रहा है। वो बैन भी हुआ तो क्या हुआ, फ्लाइट बैन 30 दिन एयर इंडिया से फ्लाइट बैन दिया गया है। उसके बाद अभी भी वो दूसरा पता नहीं वो दिल्ली में लैंड होकर दूसरी फ्लाइट लेके किधर चला गया हो। अभी भी पुलिस उनको ढूंढ रही है, लखनऊ में ढूंढ रही है, मुंबई में ढूंढ रही है। ये सब क्यों हो रही है? एयर इंडिया की लापरवाही की वजह से। अगर वो लोग उसी दिन पैसेंजर को हैंड ओवर कर दिए होते सिक्योरिटी को, आज ये कंप्लेंट भी ऑफकोर्स इतने टाइम बाद आ रही है। इनको अगले दिन ही वो लेटर लिखा गया था एयर इंडिया के और टाटा के चेयरमैन को। वो लोग ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। जब तक मीडिया और पब्लिक जब तक अप्रोर नहीं हुआ तब तक उनके कार्रवाई का भी कुछ नहीं था। कानून जो सेट है, जो प्रोटोकॉल, जो लॉ डीजीसीए ने सेट किया हुआ था कार रेगुलेशन के अंदर हैंडलिंग ऑफ अनरूली पैसेंजर, वो ये केस में देखा जाए तो एयरलाइन ने टोटली बेदखल कर दिया है और बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। डीजीसीए की वेब देखें तो भी बहुत देर बाद वो लोग भी शो कॉज नोटिस इश्यू कर रहे हैं, वो सब इश्यू कर रहे हैं, पर ये बहुत डिले अपना डीजीसीए ने भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी सवाल के साथ सरोज जी, इसी सवाल के साथ मैं कैप्टन अमित के पास जाना चाहूंगा कि ये जो एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्शन दिख नहीं रहा है। मतलब ये एक्शन बस तमाम बातों में और जो कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह का ये एक्ट है उसमें क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और किस तरह से जो उस फ्लाइट के उतरते ही जो एक्शन होना चाहिए था, वहाँ आपको क्या कमी दिखती है? देखिए, कमी तो सबसे बड़ी है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये पुलिस को बताया नहीं गया। अगर बता देते तो पेपर में जो लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो फॉलो होता। तो एयर इंडिया के क्रू ने खुद ही इसको खत्म करने की कोशिश की है ताकि ये आगे ज्यादा बढ़े नहीं। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है। वो वहां पे विटनेस थे,
क्या हुआ है, और जो एविडेंस था वो अब डिस्ट्रॉय हो गया। सो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया है। विटनेस के जो स्टेटमेंट थे अब वो कहाँ से लेंगे? क्रू डिनाई कर सकता है कि हमने देखा नहीं, वहां पे अंधेरा था, तो कुछ भी हो सकता है। जो जब चीज हो इमीडिएटली अगर आप उसको रिकॉर्ड करो तभी बात बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि एयर इंडिया एज अ कंपनी, उन्होंने अभी तक पब्लिकली माफी नहीं मांगी पब्लिक में, कि सबसे, ये तो कल्चरल बात है, इंडियन कल्चर हो या जापानीज कल्चर हो, वहां पे सबसे पहले चाहे किसी की गलती हो, जो हेड होता है, जो सीईओ होता है, वो सबसे पहले आके माफी मांगता है कि मेरी एयरलाइन में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हम इसके बारे में ये कर रहे हैं, प्रोसीजर करेंगे, हम एक्शन लेंगे ताकि बाद में रिपीट नहीं हो। तो इस टाइप की कोई स्टेटमेंट एयर इंडिया से आई नहीं है, तो वो दिखा रहा है कि एटीट्यूड क्या है। ऊपर से डीजीसीए को मालूम नहीं, डीजीसीए का काम है ओवरसाइट। अभी उन्होंने इतना पोस्ट किया, मिनिस्ट्री ने पोस्ट किया कि 85% हमारा ऑडिट में आया है, दैट इज फॉर ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब हमें पता है क्या हो रहा है और हमें पता है क्या करना है। तो यहाँ पे डीजीसी को पता ही नहीं, 1 महीना हो गया, और अब जाके वो शो कॉज करेंगे, उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, कॉर्पोरेट्स के बाद ऊपर क्या एक्शन लेते हैं वो तो हमने देख ही लिया है पहले। आप 5 लाख फाइन कर दोगे, 10 लाख फाइन कर दोगे, इस टाइप के वो एक्शन लेते हैं। सो ये नाम के लिए एक्शन होता है। सो हमारा जो पूरा सिस्टम को आप देखना पड़ेगा। आप सिर्फ क्रू का एक्शन इज द ट्रिगर, कि अगर वो कर देते तो सब कुछ हो जाता, दैट इज द ट्रिगर। वो क्यों नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई रीजन नहीं है उन्होंने क्यों नहीं किया, हर चीज का रीजन होता है, तभी एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई बाबू लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, एक्सपर्ट्स आर ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस कि आप रूट कॉज तक जाओ। और मैं सनत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कई बार जो ये घटनाएं होती हैं उसमें क्या ऑन बोर्ड जो केबिन क्रू है उस पर भी किसी तरह का प्रेशर बनता है? अगर इस तरह का प्रेशर बनता है तो उनके पास क्या हथियार हैं, क्या तरीके हैं कि वो इसको रिपोर्ट करें? और इसके साथ ही जब घटना ये होती है तो एक जिस व्यक्ति के साथ घटना होती है उसके पास क्या क्या हथियार हैं, किस तरह का एक्शन वो ले सकता है? देखिए, क्रू के पास तो डिसिप्लिन मतलब कोई फिजिकली तो कर नहीं सकते वो लोग, हाथापाई होगी, पर जो कर सकते हैं वो शराब ना दे। जैसे पहले मैंने आपको इंसिडेंट बताया, जब मैं फ्लाइट में था ये हुआ। शराब क्यों इतना ज्यादा पिला रहे हैं जबकि लोग शराब पी के अपने होश में नहीं है? तो ये एक बड़ी गलती है। दूसरा ये है कि उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। तीसरा ये है कि जो कमांडर है फ्लाइट के, उनको पता नहीं रिपोर्ट किया, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि भाई ये यहाँ इस तरह की बदतमीजी हो रही है, आप इस पैसेंजर को जब उतरेगा उसको पकड़िए, उसको ले जाइए, उसको इंटरोगेट करिए, उसके खिलाफ केस करिए। कमांडर ने अपने एयर इंडिया के हेड ऑफिस में या जहां भी उसको रिपोर्ट करना होता है वो रिपोर्ट भेजी या नहीं भेजी, फ्लाइट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको फ्लाइट से भेजना चाहिए। तो ये चीजें हमें अभी तक पता नहीं है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि उनके पास सारी है, क्रू के पास और के पास सारी फैसिलिटीज हैं। आप मैं एक लास्ट सवाल मैं सरोज जी से लेना चाहता हूँ। सरोज जी, एक व्यक्ति जो इतने ट्रॉमा से गुजरा, उस पे समझौते का दबाव भी बना, बहुत सी और बातें भी अब निकल कर सामने आएंगी, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्ति के पास जो उस सर्विस को उपभोग कर रहा है, उसके पास इस सेक्टर में जो नियम कानून बने हुए हैं उसमें कौन से तगड़े ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए वो अपने साथ हुए इस ट्रॉमा पर जवाबदेही एक्शन की डिमांड कर सकता है? देखो, वो पैसेंजर जिसके ऊपर ऑफ कोर्स ये सब पूरी बीती हुई है, उसके पास 3 ऑप्शन है। एक तो है डीजीसीए ने खुद का एक एयर सेवा पोर्टल खुला हुआ है, पर ऑफ कोर्स उससे ज्यादा सोल्यूशन मिल नहीं रहा है क्योंकि डीजीसीए एक प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो एक है। दूसरा ऑफ कोर्स उनके पास क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल है टू गो फाइल एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर और क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई होगी। तीसरा एक और है कि वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और ये डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन अगेंस्ट एयर इंडिया और उनसे अगेंस्ट कंपनसेशन भी मांगा जा सकता है। तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर काफी एक्शन ले सकते हैं, पर मेरा मानना है कि एयर इंडिया ने ये केस के अंदर खुद सामने आके
कि पैसेंजर को कंपेंसेशन देना चाहिए, और खुद अगर गलती हुई है तो मान के उसकी सुधार करने तरफ स्टेप्स लेने चाहिए। आज जो एयर इंडिया का भी स्टेटमेंट बाहर आया है कि भाई उनका समझौता हो गया था इसलिए हमने बात आगे नहीं बढ़ाई, समझौता की बात ही नहीं आती है। जब वो समझौता का प्रोसीजर में समझौता लिखा ही नहीं है, उनका क्रू ने खुद फॉलो नहीं किया प्रोसीजर, उनका स्टेटमेंट खुद बोलता है कि समझौता हो गया है। समझौता की जब उसने अलार्म रेज किया, जब कंप्लेंट की थी, तब प्रोसीजर था कि उसको पुलिस को हैंडल करना था। बिल्कुल वो समय कम है सरोज जी, और वाकई इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सरोज जी आपका। इसके साथ ही कैप्टन अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सनत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए। और इस पूरी चर्चा में जो निचोड़ सामने आया है वो ये कि जो ताज़ा मामले हैं उन्होंने एक तरह की बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं? बहुत से मामले हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से तरीके अपनाए गए वो ठीक नहीं थे। चाहे वो ऑन बोर्ड तरीके हों या बाद में जिस तरह का एक्शन लेने की बात की जा रही है उसमें कितना एक्शन है वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में इसमें सुधार हो और यात्रियों की जो यात्रा हो वो बेहतर बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए ET Now स्वदेश।